हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ चुके हैं और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता है, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में बदलें, और कुछ सवाल भी हम लोगों ने बनाए थे उसके ऊपर में। आगे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक डाइपोल, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम है फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि सारे मटेरियल्स ऑलमोस्ट वो डाइपोल से ही मिलके बनते हैं। तो हम लोगों ने डाइपोल को देखा, उसमें उसके बारे में सीखा, और फिर एक्सिस पर क्या होता है फील्ड पोटेंशियल, फिर इक्वेटर पर क्या होता है, और इस तरह से हमने उसके एक्सप्रेशंस निकाले। और तब हम लोगों ने ये देखा कि जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से वो अलाइन करता है, किस तरह से ऑसिलेट करता है। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को एक सामान्य तरीके से सीखा। अब सवाल हमारे ऊपर ये है कि क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सप्रेशन है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो क्या मुझे पूरी पिक्चर क्लियर होती है? क्या हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना हमारे लिए पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो चार चार्ज हैं और एक पूरे इलाके में, आसपास के माहौल में आपको ये देखने की जरूरत है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या आप हर जगह पर एक्सप्रेशन लिखेंगे? क्या आप हर जगह पर डायरेक्शन लिखेंगे? जवाब है कि नहीं। ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, हम अन्य चीजें भी जानते हैं, परंतु आंखों को अच्छा नहीं लगता। दिमाग को अच्छा लगता है क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, लेकिन हमारी आंखें डायग्राम्स देखना चाहती है, हमारी आंखें उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि कोई पिक्चर बना दे, कोई डायग्राम बना दे, जिससे मुझे उस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के बारे में एक सामान्य तौर पर आइडिया हो जाए। इसलिए हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में, मतलब डायग्राम बनाना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, फील्ड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम तो आप जानते हैं कि a picture is worth 1000 words, a diagram is a picture, and that is why ये हजारों एक्सप्रेशन के बराबर है। आपकी आंखों को अच्छा लगेगा, डिस्कशन भी बहुत आसान है, परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अब तो इस पर काफी अच्छे अच्छे सवाल भी आने लगे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना सकते हैं दो तरह से। पहला, बाय लाइंस ऑफ फोर्सेस, इन्हीं को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और बाय इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ध्यान दें कि उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन असल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है। पोटेंशियल तो एक स्केलर है, उसको रिप्रेजेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, परंतु इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइंस ऑफ फोर्सेस, मेरी समझ में ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। तो हम लोग एक एक करके ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे, और कोशिश होगी कि आपको इसी क्लास के अंदर में इन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो चलिए जरा लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ें। लाइंस ऑफ फोर्सेस, इस तरफ मैं मिटा देता हूं, इस तरफ डायग्राम्स रहेंगे, और इस तरफ मैं थियरी लिखूंगा ताकि आपको दोनों चीजें एक साथ मिले। सबसे पहले कि लाइंस ऑफ फोर्सेस का आइडिया किसका था? तो लाइंस ऑफ फोर्सेस का आइडिया माइकल फैराडे का था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइकल फैराडे ही वो व्यक्ति थे, वो 1700 समथिंग 1700 से 1800 के बीच में वो थे, और अच्छा काम किया था उन्होंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी, और ये वाला आइडिया भी उन्हीं का था। फील्ड होते हैं, ये आइडिया उन्हीं का था। तो माइकल फैराडे का ये आइडिया था कि हम लोग इनको लाइनों को खींच सकते हैं। अब अगली बात कि लाइनें क्या है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? अगर कोई कहे कि शॉर्टकट में बताइए कि लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, तो हम यही कहेंगे कि दीज लाइंस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी है वो, आप इमेजिन करते हैं, परंतु वो वहां पे है। बिल्कुल जैसे कि अर्थ की इक्वेटर है, इक्वेटर तो वहां पे आपको ऐसा कोई लाइन दिखेगी कि नहीं, परंतु इक्वेटर का जो महत्व है, इक्वेटर के वहां होने की वजह से जो ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं, वो तो वहां पे दिखते हैं। उधर से लाइन हो सकता है आपको रियल में उस जगह पर नजर ना आवे, परंतु उस लाइन का असर है, और उस लाइन का असर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। लाइनें सचमुच हैं, हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि these lines are imaginary curves, वो कर्व्स हैं which are drawn, जो ड्रॉ की जाती हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं to represent
वो रिप्रेजेंट करती है किसको भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, और दूसरी बात है उसका डायरेक्शन। तो अगर हम इन दो चीजों को रिप्रेजेंट कर दे किसी तरीके से तो मेरा काम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इन दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। वो ऐसे कर्व्स हैं, these lines are imaginary curves which are drawn to represent field lines। फील्ड लाइनों को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। इन सच अ वे, इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है, इन सच अ वे दैट नंबर वन देयर क्राउड, मतलब जहां पे भीड़ हो, जहां पे ज्यादा लाइनें खींचेंगे वहां पे क्राउड बढ़ेगा, तो देयर क्राउड रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जहां पे ज्यादा खींचेंगे आप, जहां पे भीड़ होगी उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हाई होगा। मान लीजिए कि हमने इस तरह की लाइन खींची है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है और इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ये सिंपल सा आप इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइनों की भीड़ मजबूती इलेक्ट्रिक फील्ड के हाई मैग्नीट्यूड को शो करती है, और लाइन दूर दूर हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। एंड देयर टेंजेंट, किसी भी खास जगह पर उनका टेंजेंट उसके ऊपर जो खींचेगा, टेंजेंट क्या होता है, ये एक लाइन है तो इसका टेंजेंट यहाँ पे यही डायरेक्शन है, टेंजेंट यही डायरेक्शन है। मतलब कहने का मतलब है कि एक कर्व किसी खास पॉइंट पे जिधर जाता है वही उसका टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट एक तरीका है कहने का, टेंजेंट का मतलब है कि वही कर्व, उस खास पॉइंट पर जो कर्व का डायरेक्शन है उसी को आप टेंजेंट कर सकते हैं। तो देयर टेंजेंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो आपको दो चीजें ही चाहिए, आपको चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और आपको यहां मिल गया। तो क्राउड ऑफ द फील्ड लाइन से मैग्नीट्यूड का पता चलेगा, टेंजेंट से डायरेक्शन का पता चलेगा। मान लीजिए कि मैं इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा, तो यहाँ पे ऐसा होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये बेसिक फंडा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व्स है, उन कर्व्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है उनकी भीड़ से, उनके क्राउड से, उनके एक जगह जमा होने से, और उनका जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं। अगली बात नंबर 2, कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। आपने जाना कि चूंकि एक लाइन का जो टेंजेंट है उसका डायरेक्शन देता है, सो नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। किसी भी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दो लाइनें खींची हमने। अब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, अगर इंटरसेक्ट होगी तो इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन भी हो गया और ये डायरेक्शन भी हो गया, दोनों डायरेक्शन हो गए। क्या आपने सुना है कभी कि किसी चीज के दो डायरेक्शन हो जाए? इसीलिए चूंकि इंटरसेक्ट होने से दो डायरेक्शन हो जाते हैं, इसीलिए इंटरसेक्शन अलाउड नहीं है। याद रखिएगा, नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस जगह पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे, इसीलिए हम कभी भी लाइनों को इंटरसेक्ट नहीं करते। तीसरी बात, these lines are continuous है, ब्रेक नहीं होंगी बीच में, एंड कर जाएंगे बट ब्रेक नहीं होगा, और शार्प टर्न्स भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन गई और यहाँ पे ब्रेक करके और फिर यहाँ से चालू हो गई, नहीं, ये चीज अलाउड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है
कि ये लाइन यहाँ खत्म हो जाए और वहां से दूसरी लाइन शुरू हो, ये अलाउड है। बट सेम लाइन बीच में कट नहीं सकती। हाँ, ये पॉसिबल है कि यहां तक एक लाइन है, लाइन 1, और अगर यहां से हम लाइन 2 शुरू कर रहे हैं तो इसमें बहुत ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स मिलेंगे। लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा कि एक ही लाइन है, सेम लाइन बीच में डिसकंटिन्यू होकर आगे बढ़ जाए, ये चीज नहीं होता। इस प्रकार का कोई भी सिस्टम अलाउड नहीं है। ब्रेक नहीं होंगी, इनमें शार्प टर्न्स नहीं होंगी, मतलब इस प्रकार का मत टर्न कर दीजिए, यहाँ पे वही गड़बड़ है, ध्यान दीजिए। ये भी अलाउड नहीं है। इसलिए नहीं अलाउड है क्योंकि जब दो चीजें जब एकदम शार्प टर्न होगा तो जरा यहाँ पे गौर कीजिए कि इस लोकेशन पर कम से कम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइनें मिल रही हैं, तो एकदम उस वाले एंड पर कल्पना कीजिए कि वहां पे तो एक तरह से इंटरसेक्शन जैसा ही हो जाता है, वहां पे दो डायरेक्शन होने जा रहे हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसलिए इस तरह के शार्प टर्न्स भी हमको अलाउड नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दो लाइनें जो है लाइनें कंटिन्यूअस होंगी, इनमें ब्रेक नहीं होंगे, इनमें शार्प टर्न्स नहीं होंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है हमें इस पर ध्यान देना है कि ये लाइनें, ठीक से ध्यान दें आप, हमने आपको कहा है कि लाइनों का जो टेंजेंट है वो उनका डायरेक्शन बताता है। तो जरा बताइए कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइनें कैसे होंगी? पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किधर की ओर होता है? बाहर की ओर। तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बाहर की ओर होगा और बाहर की ओर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर की ओर लाइनें दिखानी होंगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइनें निकल रही हैं और ये इनफिनाइट तक जा रही हैं, या जब तक उनको नई जगह न मिले वहां तक जा रही है। और निगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो निगेटिव चार्ज की ओर होता है। मैंने आपको बताया हुआ है निगेटिव चार्ज का फील्ड होता है kq/r², उसी चार्ज की ओर, इसलिए सारी फील्ड लाइनें उस निगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्टेड दिखाई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन बिहेवियर करता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि दीज लाइंस, तीसरी प्रॉपर्टी, दीज लाइंस कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती दिखाई जाती है, एंड गो इन अ नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज में जाती हुई नजर आती है। अगर वो कहीं टर्मिनेट करेगी तो वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर कहीं वो बाहर निकली है किसी जगह से तो उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कोई खास बात नहीं है, और यहाँ पे डायग्राम बनाना जरूरी है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अलग अलग हमने डायग्राम बनाया है। चौथी चीज ये है कि अब कितनी लाइनें बनेंगे। जब हम लोग आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितनी लाइनें होती हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग प्रोपोर्शनलिटी मान के चलेंगे कि स्ट्रॉन्गर द चार्ज, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा मोर द फील्ड लाइंस। ये सीधा सा कंसेप्ट है कि जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इस चार्ज में आपने देखिए हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बनाई है, और यहाँ पे हमने 3 4 5 6 7 लाइनें बनाई हैं। अब ये 8 लाइन हो गई, तो दोनों में हमने 8 लाइनें बनाई हैं। ये दोनों चार्ज जो है आपस में बराबर है। एक पिक्चर के अंदर बराबर चार्जेस को बराबर लाइनें बनानी है, और जो स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उसको ज्यादा लाइनें बना के देनी है, इस बात पे गौर कीजिए। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाने के लिए जरूरी हो गया है। चलिए जरा सा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम, जो कि एक डाइपोल का भी सिस्टम हो सकता है, आइए हम लोग देखें कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का किस तरह से, दोनों बराबर है, किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक लाइन पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी। देखिए तो ये अलाउड है ना, पॉजिटिव से निकलना अलाउड है और नेगेटिव में जाना अलाउड है। इसके बाद इस पॉजिटिव से एक लाइन यहाँ निकली, इधर लाइन निकली, इधर लाइन निकली, इधर लाइन निकली, ये पूरा लाइनें निकलेंगी, पॉजिटिव से लाइनें निकलनी अलाउड है। लेकिन उन सारी लाइनों को नेगेटिव में जाना भी है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। देखिए इस तरह से मैं देख रहा हूं किस तरह से हम लोग, देखिए
आपके देखिए कि कोई भी कानून नहीं टूट रहा है। जितनी लाइनें यहां से निकली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उतनी लाइनें यहां पे टर्मिनेट हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस लाइन को देखिए, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में किस प्रकार से लाइनें हैं। बाहर की ओर ये लाइनें इंफिनाइट को जा रही है। नियम याद रखिएगा, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव का है। मान लीजिए कोई कहेगा कि आप भैया पॉजिटिव और पॉजिटिव का खींच के दिखाइए। पॉजिटिव और पॉजिटिव में दोनों अगर बराबर चार्ज हो तो देखिएगा, देखिए इस पॉजिटिव से लाइन निकल करके इंफिनाइट पे जाएगी, सो तो सही है, क्योंकि ये तो हम लोग बेसिक चीज पढ़ते हैं कि भाई लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और वो इंफिनाइट की ओर जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लाइन इधर आ रही है, ध्यान दीजिए, इस लाइन पर गौर कीजिए, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें तो आपस में इंटरसेक्ट करने वाली हैं। ये नहीं करना है आपको, वो लाइनों को एक दूसरे से दूर मोड़ देना है। देखिए एक लाइन जो यहां से जाएगी सीधे, वो उस जगह पर कोई लाइन आपको बनानी ही नहीं है, क्योंकि यहां टक्कर होनी ही होनी है। इसके बाद इधर जाएंगे, उसको इधर मोड़ देंगे, इधर से दूर मोड़ देंगे, इधर से भी दूर मोड़ देंगे। तो कुल मिला जुला के आप देखेंगे कि एक ऐसा एरिया बनता है यहां पर जिस इलाके में कोई लाइन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइन पॉजिटिव से चलनी अलाउड है, परंतु वो पॉजिटिव की ओर नहीं जा सकती, पॉजिटिव से दूर भागती है लाइन। इसलिए ये लाइन चलेगी जरूर, परंतु वो उधर छिटक जाएगी। इसलिए इस प्रकार के पॉइंट को डायग्राम के अंदर, ऐसे पॉइंट्स अगर मिलते हैं जहां पे लाइनों का होना गैर कानूनी हो जाता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर फील्ड जीरो होता है। आप समझ रहे हैं क्यों फील्ड जीरो है? अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ठीक बीच वाले पॉइंट पर इन दोनों का फील्ड कैंसिल होगा कि नहीं? इसलिए ठीक बीच वाले पॉइंट पर फील्ड जीरो है और वहां पे कोई लाइन नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये चार्ज कम ज्यादा होते तब क्या करते? जैसे 4q है और q है, अब ये दो चार्ज तो कम ज्यादा हो गए। अब याद रखिए कि जब भी इस तरह के मामलों में फील्ड जीरो देखा जाए, तो याद रखिए कि इस q के नजदीक में किसी लोकेशन पर फील्ड जीरो आएगा। ये आपको पता है, क्योंकि इसका फील्ड इधर की ओर और इसका फील्ड उधर की ओर कैंसिल होगा। ऐसे में वो जो पॉइंट है 4q से ज्यादा दूर होगा और इस q के नजदीक होगा। तो याद रखिएगा कि ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि 4q से आपको 4 गुना लाइनें बनानी है q के मुकाबले। इसलिए q से अगर आप 4-5 लाइनें बना देते हैं, देखिए मैंने कितनी लाइनें बना दी हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनाई हैं। तो यहां से मुझे बहुत सी लाइनें बनानी है, 24 लाइनें बनाऊंगा। ये इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यहां पर न्यूट्रल पॉइंट है, फील्ड बराबर जीरो। तो कहने का मतलब है कि लाइनें जब खींचे तो सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखें कि जो उनके नियम हैं वो नियम नहीं टूटने चाहिए। बाकी आप कहीं भी खींच सकते हैं, लाइन पॉजिटिव से निकले नेगेटिव में जाए, लेकिन पॉजिटिव से निकल दूसरे के पॉजिटिव में नहीं चली जानी है। लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज में नहीं जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज से दूर भागने की कोशिश करेगी, तो दूर भागेगी, आपको खुद ब खुद एक पैटर्न मिल जाएगा। दूसरी बात है, ये नंबर ऑफ लाइनों का ये आपका डायग्राम है। तो जितने तरह के हम लोगों ने डायग्राम खींचे, सामान्य तौर पर उसी तरह के डायग्राम पूछे जाते हैं, लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हम लोग अगला पॉइंट इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंडक्टर जो होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। एक कंडक्टर किसको कहते हैं? एक कंडक्टर यानी कि सामान्य तौर पर एक मेटल, सामान्य तौर पर एक कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो है चार्जों के कैरियर तो इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन तो भीतर बैठे रहते हैं, तो प्रोटॉन कैरियर नहीं होते। तो बहुत ज्यादा संख्या में चार्ज कैरियर होते हैं, काफी ज्यादा संख्या में, एंड दे आर मोबाइल, और काफी ज्यादा मोबाइल होते हैं, मतलब चलने फिरने में उनको बहुत आसानी होती है। इसलिए याद रखिएगा कि एक कंडक्टर अपने 12वीं क्लास के लेवल पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं और वो भी चलने फिरने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार का मटेरियल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका क्या बिहेवियर होगा, ये एक लंबा डिस्कशन है, परंतु हम लोग इसको अभी शॉर्टकट में पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इस चीज को ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में गॉस लॉ के टाइम में। तो जब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंडक्टर है इस तरह का, और इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ध्यान दीजिए इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे आपने इसको रखा, इस कंडक्टर को रखा। अब ध्यान दीजिए कंडक्टर के अंदर में आपको बताया है कि बहुत ज्यादा संख्या में चार्ज कैरियर्स हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कर लें कि इसमें पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज दोनों प्रकार के चार्जेज हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब जैसे ही इसको फील्ड में रखेंगे उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। नंबर 1 क्या टर्म मैंने लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, मतलब आप जानते हैं कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो फील्ड के उल्टा चलता है और पॉजिटिव चार्ज वहीं पर बैठा रहता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की ओर बढ़ेगा, लेकिन मटेरियल्स के अंदर तो पॉजिटिव चार्जेस मोबाइल नहीं होते हैं, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फील्ड की ओर बढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड की ओर बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से इधर की ओर मुड़ेंगे। तो इधर के एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की बहुतायत हो जाएगी और उधर के एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो ओवरऑल इस जगह पे निगेटिव चार्ज बहुत सारे जमा हो जाएंगे और उधर साइड में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे। इन चार्जेज को, इनको हम कह सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ध्यान दीजिए इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक नया फील्ड अंदर में बना है, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फील्ड जो डेवलप हुआ है। तो अब जरा आप बाहर वाले फील्ड को मत देखिए, बाहर वाले फील्ड को मैं E0 कर रहा हूं, उसको मत देखिए, आप अंदर वाले चार्जेस को देखिए। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, और ये फील्ड डेवलप करेंगे। तो इनका डेवलप वाला फील्ड एरो, टेढ़े एरो से मैं दिखा रहा हूं, देख लीजिए इनका फील्ड इधर की ओर होगा। तो ये बाहर वाला फील्ड है और ये अंदर वाला फील्ड है, ये दोनों आपस में अपोजिट है ना। तो इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप्स अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। तो जैसे ही हम किसी मेटल को बाहरी फील्ड में रखते हैं, किसी कंडक्टर को बाहरी फील्ड में रखते हैं, तो तुरंत रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज शुरू हो जाता है और एक इंड्यूस्ड फील्ड अंदर में डेवलप होता है जो बाहरी फील्ड के उल्टा होता है। और ये फील्ड तब तक बढ़ता रहता है जब तक डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन तब कंप्लीट होता है जब ये इंड्यूस्ड फील्ड बाहर वाले फील्ड के बराबर और उल्टा हो जाए, टिल इट इक्वेट्स आउटर फील्ड। जब तक बाहर वाले फील्ड के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये बढ़ता रहेगा, और जब बाहर वाले फील्ड के बराबर हो जाएगा तब हम कह सकेंगे कि ये अंदर में फील्ड 0 हो गया। ध्यान दीजिए, देन फाइनली थोड़े समय के बाद अंदर में नेट फील्ड 0 होगा। ध्यान दीजिएगा अंदर फील्ड है, दो फील्ड है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अंदर वाला बाहर वाले के एग्जैक्ट बराबर और उल्टा है, इसलिए अंदर नेट फील्ड नहीं होगा। ना इसका फील्ड लिखना है ना उसका फील्ड लिखना है, दोनों फील्ड कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इस चीज को कि यहाँ पर आउटर फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड कैंसिल, अंदर में, सिर्फ अंदर में कैंसिल हो।
अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होता है। और ये जब इसको हम कहते हैं कि अब इक्विलिब्रियम हो गया, अब मेटल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ऐसा इक्विलिब्रियम होने में आपके मन में आ सकता है कि सर ये रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर ये डेवलप होगा, फिर इंड्यूस्ड फील्ड बढ़ेगा, फिर फाइनली वो उसके बराबर होगा और तब उसको कैंसिल करेगा। इस पूरे में कितना समय लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि फ्लिक ऑफ द सेकंड में होता है, कुछ माइक्रो सेकंड में हो जाता है। आपकी आंख के झपकने के टाइम में, उतने में कई हजार लाख बार ये हो जाएगा। इसलिए स्विच ऑन करते ही इक्विलिब्रियम हो जाता है तुरंत। इसलिए मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनानी है, क्योंकि नेट फील्ड जीरो है ना, तो नेट फील्ड जीरो है, इसलिए लाइन नहीं बनानी है। सो हम कह सकते हैं, अब इस जगह पर हम लोग इस चीज को लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगली प्रॉपर्टी है कि मेटल के अंदर, मेटल के अंदर इन कंडक्टर, inside conductor, the lines, the field lines don't go, अंदर नहीं जाएगी। क्यों? अंदर फील्ड ही नहीं है तो अंदर लाइन कैसे जा सकती है? अंदर नहीं जाएगी। तो अंदर नहीं जाएगी तो क्या करेगी? तो सरफेस पर रहेगी। सरफेस पर रहेगी तो कैसे रहेगी? अब ध्यान दीजिएगा। अब इस लाइन को देखिए, इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है ये यहां से यहां पर है, तो इस लाइन के दो कंपोनेंट हैं, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। ध्यान दीजिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के दो कंपोनेंट हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो उसमें से ये वाली लाइन जो है टेंजेंट वाली, जो टेंजेंशियल टू द सरफेस है, अगर ये रह गई जिंदा तो ये जो चार्ज है यहाँ पर मौजूद वो तो चलते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज को चलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज को चला देगा तो इक्विलिब्रियम कैसा हुआ भाई? इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। इसीलिए ये वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहेगा, और इसीलिए लिखना है कि their tangential component will go zero, that is only normal to surface। इसलिए याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल की सरफेस पर हमेशा नॉर्मल जाएगी। तो देखिए कैसा मैं बना रहा हूं, ये लाइन यहां से निकल के आगे जाएगी, ये लाइन यहां से निकल के आगे जाएगी। अगर कोई लाइन आपने भेजी है तो यहां से निकल के आगे आएगी। परपेंडिकुलरिटी मेंटेन करनी है, यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है। तो जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के ऊपर टच करेगी तो वहां पर फटाक से अपने डायरेक्शन को ठीक कर लेगी। जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, एक यूनिफॉर्म फील्ड लाइन में उसको रखा गया, तो जैसे ही रखेंगे तो फील्ड ऐसे डिजाइन कर लेगा खुद को, क्योंकि फील्ड लाइनें जो हैं गोले पे परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और फिर यहां से वो सारी लाइनें फिर से वापस जाने के लिए देखेंगे। ये एक मेटल है। अब ध्यान दीजिए, तब आप पूछेंगे कि सर यहाँ तो जो चीजें हैं आप जो कह रहे थे वो तो गलत हो गया, यहाँ पे लाइन आपने टर्मिनेट कर दी। जी नहीं, आपने देखा कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। तो ये जो लाइन है वो खत्म नहीं हुई, ब्रेक नहीं हुई है, ये लाइन इस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर गई है, ये टर्मिनेट हो गई, ये सभी नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर गई। यहां से दूसरी लाइनें शुरू हुई हैं, ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं है, ये लाइन यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो गई और वहां से दूसरी लाइनें शुरू हो गई। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये लाइन कंटिन्यूअस है अभी भी, बीच में जो ब्रेक हुआ आपको दिख रहा है वो ब्रेक नहीं हुई है, यहाँ से दूसरी लाइन है। अगर ये मेटल चार्ज होता तो इसका मतलब है कि पहले से कुछ अन्य चार्ज मौजूद होते, तब ऐसे में अंदर जाने वाली लाइनें और बाहर जाने वाली लाइनें संख्या में कम ज्यादा होती। तब ऐसी हालत में आप कैसे कह सकते थे कि वही लाइन है? इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये लाइन टर्मिनेट कर जाती है और वहां से नई लाइनें शुरू होती हैं। कुल मिला जुला करके हम लोगों ने पाया कि एक कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दो तीन चीजें होती हैं। नंबर 1, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। Number 2, creation of an induced field opposite to the external field। और ये जो induced field है ये slowly grow करता है, और जब ये grow करके बाहरी फील्ड के बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है।
और इक्विलिब्रियम तुरंत आता है, वो 10 टू द पावर -6 सेकंड में ही चला आता है। और जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तब अंदर नेट फील्ड 0 हो जाता है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नहीं बनानी है। और दूसरी बात कि जो बाहर से आके सरफेस पे रुक गई है लाइनें, अंदर तो गई नहीं तो सरफेस पे रुकी है, तो वो सरफेस वाली लाइनें भी मेटल के सरफेस के, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर दिखानी है। तो ये जो पॉइंट है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली, 3 या 4 प्रॉपर्टी वहां लिखी थी, ये 5वीं प्रॉपर्टी हो गई, ये 6ठी प्रॉपर्टी हो गई। इस तरह से ये डायग्राम्स जो है आप उनको बना सकेंगे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। क्लियर है? मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जरा आगे बढ़े और देखें कि क्या सिर्फ यही तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का या कोई अन्य मेथड भी है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए उधर आपकी ओर मुझे दिखाना है अप की ओर, तो मैं ये अंगुली ऐसे कहूंगा और कहूंगा कि ये अंगुली की ओर जिधर दिखा रही है उधर जो आदमी बैठा है उसकी ओर दिखाइए, तो ये दिखाती है। दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसे हाथ करूं और बताऊं कि ये जो हाथ का जो सरफेस है ये उधर की ओर पुश करता है जिधर की वो आदमी है। तो ध्यान दीजिए कि एक सरफेस है, एक सरफेस सामान्यतः उसका छोटा हिस्सा एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन ऐसे होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये अंगुली वही डायरेक्शन रखती है जो ये हथेली का सरफेस रखता है। इसलिए अगर अंगुली को देखते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की याद आती है, लेकिन जब हम इस सरफेस को देखते हैं तो इस सरफेस का भी डायरेक्शन उधर ही है जिधर अंगुली का डायरेक्शन है, जिधर अंगुली का डायरेक्शन है इस प्रकार से। तो ये जो सरफेस है ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आ सकता है। इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये क्या है आइए हम लोग ध्यान दें, क्योंकि हम लोग फील्ड और पोटेंशियल को पढ़ चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, नाम से ही पता चलता है कि इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेसेस, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेसेस या लाइनें। अब इक्वल पोटेंशियल क्या होता है? आपने सीखा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कहीं भी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है और इधर साइड में पोटेंशियल बढ़ता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल न घटता है न बढ़ता है। इसलिए यहां पर पोटेंशियल V1 रहेगा, V1 रहेगा, V1 रहेगा, V1 रहेगा, V1 रहेगा। इन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल V1 रहेगा। इधर की ओर अगर आ जाए तो फिर एक ऐसी ही लाइन मिलेगी जहां पर उस लाइन के ऊपर पोटेंशियल V2 रहेगा, लेकिन चेंज नहीं होगा। V2 इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल है, क्योंकि इस लाइन के अलोंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, इस लाइन के अलोंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, परंतु इन दोनों लाइनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो V1 ज्यादा होगा कि V2 ज्यादा होगा, आप बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो जिधर जाते हैं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल कम होता है, इसलिए V2 निश्चित रूप से कम होगा V1 से। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। इसलिए ऐसे पॉइंटों का एक कलेक्शन, ऐसे पॉइंटों का एक लोकस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जा सकता है, क्योंकि इन सभी लाइनों पर, इन सभी पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम है। तो अगर इन सबों को मिला दें तो एक सरफेस जो बनती है उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ए लाइन और सरफेस perpendicular to electric field has potential constant on it. Such line or surface is called equipotential surface. Equipotential surface आप कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी लाइन बनती है या सरफेस बनती है, आप जो मना वैसे ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उस लाइन या सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो चलिए हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस खींच कर देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ध्यान दीजिए ठीक से देखिए। तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और चूंकि लाइनों के बीच का डिस्टेंस और ये लाइन ये सब एक समान है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पे कुछ सरफेसेस खींच के दिखाइए। तो देखिए तो जरा इस सरफेस को, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सारी सरफेस है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये सभी सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। V1, V2, V3 इनका वोल्टेज है, इस पे पूरे पे V3 है, इस पूरे पे V2 है, इस पूरे पे V1 है। ये सब जगह V1 ही है, इस जगह पर पूरा V1 है, इस जगह पूरा V2 है, इस जगह पर पूरा V3 है, और इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बनती है। परंतु ध्यान दीजिएगा कि V1 बड़ा होगा V2 से, बड़ा होगा V3 से, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि भाई इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाला हुआ है जिसको आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस पे कुछ सरफेस बना के दिखाइए। तो आप ऐसा सरफेस बना दीजिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i + 4j, लगता है लमसम में। इस फील्ड को जरा ड्रॉ कीजिए। तो ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए। तो देख लीजिए ये आपका xy अगर कहें तो 2i और 4j, ध्यान दीजिए 2 और 4 है ना, तो इस डायरेक्शन में ये लाइन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी भी हमने ड्रॉ की है, अरे भाई ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है ना, 2i 4j कांस्टेंट कांस्टेंट, तो लाइन कांस्टेंट, इस पे कुछ सरफेसेस होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, V1, V2, V3, V4 लिख के कह दीजिए कि ये चारों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। कितना आसान है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर 1, these surfaces are perpendicular to field lines. Number 2, क्लियर। एक और एग्जांपल आपको दिखा दूं। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 4 न्यूटन पर कूलम का एक फील्ड है, और यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलम का एक फील्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 न्यूटन पर कूलम का एक फील्ड है, यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलम का एक फील्ड है, यहाँ पर 10 वोल्ट की एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट की एक लाइन। अब जरा पता करते हैं हम कि 6 वोल्ट की लाइन किधर होगी। 6 वोल्ट की लाइन, अब 6 वोल्ट का मतलब होता है, देखिए अगर 6 वोल्ट की लाइन खींचने जा रहे हैं, ये 2 न्यूटन पर कूलम है। आपको पहले बताया था कि फील्ड का मतलब है 1 मीटर में उतना पोटेंशियल चेंज। मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 वोल्ट में 6 वोल्ट की लाइन, तो निश्चित रूप से 3 मीटर दूर होगा 6 वोल्ट। ठीक से देख लीजिए, 2 मीटर दूर होगा, सॉरी 2 मीटर दूर 6 वोल्ट की लाइन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो 1.5 मीटर में ही 6 की लाइन मिल जाएगी। तो लाइनों को जब मिलाएंगे तो आपको इस तरह की लाइन मिल रही है, देखिए। तो 6 वोल्ट की लाइन ऐसी हो गई। आपने क्या सीखा इस लाइन को देखने से, कि जब फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो लाइनें नजदीक नजदीक है, और जब फील्ड मजबूत है तो लाइनें दूर दूर हैं। सॉरी, जब फील्ड मजबूत है तो लाइनें नजदीक हैं, जब फील्ड कमजोर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है dV/dr। इसीलिए जब E का वैल्यू ज्यादा हो जाए तो dr का वैल्यू कम हो जाता है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस घट जाता है। इसलिए हम इस चीज को भी लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, वो क्लोजर बनाए जाने हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं,
बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मजबूत है, इधर मजबूत है। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये रहा। अब आगे से मैं लाल रंग के इस स्केच का इस्तेमाल करूंगा। तो ये हो गया हमारा पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक से देख लीजिए, तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों पर परपेंडिकुलर है। और अगला वाला यहां पर थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा। दूर क्यों बनाया मैंने, ठीक से ध्यान दीजिए। ये सरफेस और ये सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में डिस्टेंस हाई है। तो ठीक से देख लीजिए, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे फील्ड वीक है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले इलाके में इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नजदीक नजदीक दिखाए जाएंगे और वीक फील्ड वाले इलाके में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी दूर दूर दिखाए जाएंगे। तो फील्ड लाइनें दूर दूर जाएंगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दूर दूर जाएंगे। तो अब इस चीज पे ध्यान देंगे हम, जरा सा कुछ चार्ज वगैरह का हम लोग जरा इक्विपोटेंशियल सरफेस लिख के देख लें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज Q है, प्लस Q, तो कोई कहेगा कि जरा इसकी लाइनें खींच के दिखाइए। तो लीजिए, हमने लाइनें खींच दी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। अब कोई कहेगा कि आप ऐसा करें, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस खींच के दिखा दें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सब गोल खींचनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इन सारी लाइनों पे परपेंडिकुलर डालना है। तो ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन थोड़ी दूर बनाई जाएगी। तीसरी लाइन, अब डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बाहर की ओर जा रहा है ना, फील्ड वीक हो रहा है, तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में भी डिस्टेंस रखना है। और अब डिस्टेंस को हम फिर बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस खींच रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज के लिए। खाली अंतर यही होगा कि चूंकि लाइनें इधर की ओर गई हैं, इसलिए V1, V2, V3 में सबसे ज्यादा कौन होगा, तो V3 ज्यादा होगा, फिर V2 ज्यादा होगा और फिर इसके बाद V1 का नंबर आएगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि एक दो और बाहर खींच लूंगा मैं बाद में। अगली चीज ये कि जिस तरह से लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके उस पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट होता है वहां पे दो टेंजेंट बन जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी वो भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो फिर उस जगह पर दो नॉर्मल हो जाएंगे। याद रखिए कि सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने दो अलग अलग कारण बोले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो उस पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे और दो फील्ड हो जाएंगे। इसमें बोलना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट कर गई तो उस जगह पर दो नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वहां दो फील्ड दिखेंगे। दो फील्ड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करते। अगली बात पे ध्यान दें आप, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मेटल्स के बारे में इनका क्या ख्याल है। आप जानते हैं कि एक मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो अगर किसी मेटल के पीस के अंदर, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इस पूरे इलाके में पोटेंशियल सब जगह भी ही रहेगा, या कोई भी पोटेंशियल इस पूरे इलाके में भी रहेगा, इंक्लूडिंग सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी ही रहेगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी मेटल, इस सरफेस वर्फेस को लेकर ये पूरी मेटल इक्विपोटेंशियल होती है। होल मेटल बॉडी इज इक्विपोटेंशियल। मेटल का सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और फील्ड लाइनें, याद कीजिए, फील्ड लाइनों में मैंने कहा कि मेटल के अंदर फील्ड लाइनें नहीं जाती, सरफेस पर आकर के वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो पोटेंशियल का क्या होता है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मेटल की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइनें। हाँ, लेकिन फील्ड लाइन पर परपेंडिकुलर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है। हाँ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर मेटल सरफेस भी होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर मेटल या हर कंडक्टर का सरफेस
कंडक्टर का सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। हर मेटल का सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पूरा मेटल ही इक्विपोटेंशियल होता है, ये अलग बात है। अगली बात पे हम लोग ध्यान दें इस जगह पे, मेटल के चार्ज होने से अनचार्ज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मेटल का ऊपरी सरफेस या अंदर के सारे सरफेस या पूरा मेटल ही इक्विपोटेंशियल होता है। मेटल के हर पॉइंट उस एक पोटेंशियल, उस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर रहते हैं, सबका पोटेंशियल। अगली बात, चूंकि इक्विपोटेंशियल, मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए कि इस तरह का मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया है जिस पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दो सरफेस मैंने बनाई, ये V1 पे है, ये V2 पे। तो इस जगह से इस जगह पर किसी भी चार्ज को लाने का वर्क आप किसी भी रास्ते से ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने यहां से शुरू किया है और यहां पे आके उसी सरफेस पर खत्म किया है तो वर्क डन 0 होगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक चार्ज उठा के घुमा फिरा के उसी सरफेस पे एंड कर दे तो टोटल वर्क डन 0 होगा। द वर्क डन in bringing a charge from an equipotential surface and placing there again, और वहां पे फिर से लाना है, placing there again is 0। एक सरफेस से शुरू करके उसी सरफेस पे एंड कर गए तो वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q into V final minus V initial। तो यहाँ पे V final और V initial दोनों सेम है क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, V1 पे है, तो चूंकि दोनों सेम होंगे इसलिए ऐसे में वर्क डन होगा 0। लेकिन अगर मैं किसी चार्ज को इस सरफेस से उठा के इस सरफेस पे ला दूं तब तो आपने बदल दिया, यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म किया, तब वर्क डन होगा। वर्क डन होगा क्यों? V फाइनल यानी कि V1 माइनस V इनिशियल यानी कि V2, इसलिए ऐसे में वर्क डन होगा। इसलिए याद रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक सरफेस से चार्ज उठा के उसी सरफेस पे लाने का वर्क डन 0, लेकिन एक सरफेस से उठा के दूसरे सरफेस पे लाने का वर्क डन होगा Q into V1 माइनस V2। कहने का मतलब है कि ये पूरे डिस्कशन से हमको पता चलता है। इसके बाद कुछ डायग्राम्स बनेंगे आपके, जो कि आप एक बार अपनी किताब देख लीजिएगा जिसमें कि डाइपोल्स के भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना के किताब में दिए गए हैं और अन्य छोटे मोटे सिस्टम्स हैं। मेरे ख्याल से जो थियरी बनती है, जो इंफॉर्मेशंस चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से बता दिया है, एकदम कंसेप्ट देने के खातिर में। तो अगर कुछ चीजें छूटी भी होंगी तो आपकी किताब से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो का पर्पस है आपको किताब से दोस्ती कराना। आप इस बात को ठीक से समझ लें कि मैं कितना भी मेहनत करूं, मैं आपके किताब को और मैं आपके टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको मदद कर सकता हूं, मैं उनको मदद कर सकता हूं जो आपको पढ़ाते हैं। तो इसको समझ के अगर मेरी बात को सुन के आपको कुछ चीजें समझ में आ सकती है, लेकिन पूरी तरह से मैं आपके बदले में नहीं पढ़ सकता। इसलिए इतना सारा कुछ सीखने के बाद किताब खोलें, आपको वो चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी, उसमें डायग्राम्स बने हुए हैं, डायग्राम्स को देखिए, देख करके आप अपने हाथ से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। खुद से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब परीक्षा में ये चीज बनाने को आएगी तो उस समय आपके हाथ नहीं कांपेंगे। मैं तुरंत डायग्राम्स खींच लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पहले से आता था, पहले मेरे भी हाथ कांपते थे। फिर बार बार एक चीज को बनाने से, कई बार पढ़ने से और फिर कई बार पढ़ाने से कॉन्फिडेंस आ जाता है और हाथ आपका खुद ब खुद डायग्राम्स बनाने के लिए आगे जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको भी लानी है, इसलिए किताब पढ़िए, सीखिए और सवाल पूछिए। तब तक थैंक यू।